students, I am खुशबू पांडे of B.Ed सेमेस्टर 4। बच्चों, कल हम लोग फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़े थे। अब आप इससे अच्छी तरह से अवगत हो गए हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि में 3 महत्वपूर्ण बातों का सबसे अधिक योगदान था। पहला, बास्तिल किले की घटना। दूसरा, टेनिस कोर्ट में संविधान निर्माण की बात को न मानना। और तीसरा, उच्च वर्ग और निम्न वर्गों के बीच करों और विशेषाधिकारों को लेकर मतभेद। ठीक है, आज हम यह जानेंगे कि किसी भी क्रांति के लिए सिर्फ इतनी ही बातें जिम्मेदार नहीं होती है। फ्रांस की क्रांति में इस पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण कारकों के अलावा भी अन्य कारक भी शामिल थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। ये भी कारण फ्रांस की क्रांति के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी थे। मैं आपको ये कारणों को चार्ट पेपर के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। हर देश का अपना एक क्रांति होता है और हर क्रांति के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होती है बच्चों। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति के पीछे भी होने वाले कारणों को इस चार्ट पेपर के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों को देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे राजनीतिक कारण क्या थी। तो सबसे पहला कारण होगा राज दरबार में विलासिता। लुई 16वां बहुत ही निरंकुश और तानाशाह शासक था। वह अपने शानो शौकत और विलासी स्वभाव के कारण वो जनता पे किसी भी तरह का ध्यान नहीं देता था। जनता पे अनेक अत्याचार करता था। जनता उसके करों तले दबी हुई थी। उसके शासन में इतना अधिक भ्रष्टाचार था, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। एक अव्यवस्थित शासन का वो संचालन कर रहा था, जिसके कारण जनता असंतोष से भर चुकी थी। ठीक, वह बहुत ही तानाशाह निरंकुश शासक था। वह अपने आप को राजा कम और भगवान ज्यादा समझता था। वह जनता पर अत्याचार और उन पर तानाशाही करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखा था। लुई 16वां के अत्याचारों से जनता के अंदर बहुत ही असंतोष व्याप्त हो गई थी। ठीक है, पहला कारण तो ये है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। बच्चों, प्रशासन में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी। राजा सिर्फ नाम मात्र का राजा था। राजा का पदभार सिर्फ राजा का कार्य पादरी और कुलीन वर्ग सामंत वर्ग मिलकर चलाते थे। पादरी और सामंत वर्ग जैसा कहते थे राजा वैसा ही करता था। प्रशासन में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त था। किसी भी तरह का प्रशासन में किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार और सुविधाएं निम्न वर्ग को नहीं दी गई थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा था शासन में अव्यवस्था। तो बच्चों, लुई 16वां के शासन में किसी भी तरह की सुविधाएं निम्न वर्ग को प्राप्त नहीं थी। हर तरह उन्हें निम्न कुलीन सामंत वर्ग और पादरी वर्ग के अत्याचारों को सहन करना पड़ता था। शासन में व्यवस्था यदि होती तो उनमें कभी भी फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। लेकिन लुई 16वां ने शासन की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने ही शानो शौकत में इतना ज्यादा व्यस्त रहता था कि उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं थी। शासन में अव्यवस्था होने से भी फ्रांसीसी क्रांति की बिगुल बज उठी। हम लोग फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों में से राजनीतिक कारण को देख लिए, सामाजिक कारणों के प्रमुख बिंदुओं को देख लिए, आर्थिक कारण को बहुत देख लिए। अब इसमें एक प्रमुख और सबसे बहुत फ्रांस की क्रांति में जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह है बौद्धिक कारण। उसमें फ्रांस में अनेक दार्शनिक एवं लेखक हुए थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर। इन्होंने फ्रांस की जनता को तानाशाही राजतंत्रीय प्रणाली से अवगत कराया तथा उन्हें इस भ्रष्ट राजनीति के प्रति असंतोष की भावना से भर दिया और उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ये बौद्धिक कारण भी फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत बड़ा कारण बना। ठीक बच्चों, अब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के कारणों से तो बिल्कुल अवगत हो गए हैं। अब हम फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के कोई बहुत बड़े परिणाम निकलकर सामने नहीं है। उसके बहुत ही साधारण से कुछ 1-2 परिणाम निकलकर सामने जो मैं आपको बताऊंगी। कि पहला परिणाम होगा 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया।
फ्रांस से राजतंत्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र शासन स्थापित हुआ। फ्रांस को गणतंत्र देश लागू कर दिया गया। और दूसरा प्रमुख कारण यह निकल कर आया कि 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को देशद्रोह के जुर्म में फांसी दी गई। 16वां को देशद्रोह के जुर्म में फांसी पर लटका दी गई। फांसी पर लटका दी गई। ठीक है बच्चों, बस यही दो परिणाम, मुख्य परिणाम निकलकर सामने है। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।